टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ने सल्तनत कालीन वीडियो का क्लास पूरा हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दक्षिण भारत के इतिहास से रिलेटेड भी है और ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी से काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, विजयनगर जो है दक्षिण भारत में, ये कृष्णा नदी है ना, ये कृष्णा नदी के दक्षिण में जो स्थिति है विजयनगर, और उत्तर में क्या था तो बहमनी। इन दोनों है ना, ये कृष्णा नदी के दक्षिण में क्या है तो विजयनगर, उत्तर में क्या है तो बहमनी साम्राज्य। इसी दोनों के बीच लगातार संघर्ष चलते रहता है। तो हम लोग देखते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य में वंशों का क्रम पूछा जाता है कि विजयनगर में वंशों का क्रम क्या रहा, तो हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो पहला कौन रहा विजयनगर साम्राज्य में? संगम वंश, उसके बाद शालूब वंश, उसके बाद तुलुप वंश, उसके बाद और वीडो वंश, और हम लोग इसी क्रम में इन चारों वंशों को देखेंगे। तो कुछ इससे पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं हम। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा। कब? तो 336 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है 336 ईस्वी में। क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब की? तो 336 में हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का वारंगल के, है ना, वारंगल के काकतीय वंश, ये भी ध्यान रखिएगा, किस वंश के? तो काकतीय वंश के क्या थे तो सामंत थे, एकदम ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के एक विद्रोही को, मोहम्मद बिन तुगलक का एक विद्रोही था, उसको शरण दिया था। कौन? तो हरिहर बुक्का। के कारण क्या कहता है मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहता है कि हरि विजयनगर पे आक्रमण करवाता है ना, विजयनगर पे आक्रमण करवाता है। हरिहर और बुक्का को क्या कहता है? बंदी बना लिया जाता है और दिल्ली लिया जाता है, जहाँ उसे जबरदस्ती क्या इस्लाम धर्म को स्वीकार कराया जाता है। और वो अपने विद्रोही को उसके बाद कुछ समय के बाद जब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है हरिहर बुक्का, तो अब मतलब मोहम्मद बिन तुगलक अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए दक्षिण के लिए भेजता है। किसको? तो हरिहर और बुक्का को दक्षिण के लिए। वो दक्षिण में पुनः आता है और इधर इस्लाम धर्म को त्याग कर क्या करता है फिर, जब हरिहर बुक्का दोनों दक्षिण में फिर आ जाता है, तो क्या करता है दोनों भाई पुनः क्या करता है गुरु विद्यारण से प्रेरणा लेके क्या बनता था, पूरा पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के नाम जो बदले गए ना कभी कभी, उनसे रिलेटेड कौन कौन विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां हैं तो वो भी पूछा जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है? आनेगोडाहान। आनेगोडी भी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। हम्पी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और पूछा ही जाता है। हम्पी है ना, किसकी राजधानी रही है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। उसका बाद पेनुगोडा, उसके बाद चंदगिरी। विजयनगर साम्राज्य जो वर्तमान क्या है तो हम्पी है, जिसके हस्तिनावती भी कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग क्रम से आप देखते हैं। तो हम लोग पहले देखें ना, यहाँ पे पहला विजयनगर में पहला कौन वंश है तो संगम वंश। तो हम लोग संगम वंश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश हम लोग देखते हैं। तो पहला वंश कौन है तो संगम वंश। संगम वंश का शासनकाल कब रहता है तो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक संगम वंश का कार्यकाल रहता है। उसमें देखते हैं संगम वंश जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे विजयनगर स्थल की बसाया। कौन बसाया तो हरिहर बुक्का। हम लोग हरिहर और बुक्का दोनों भाई, हम लोग देखे ना जस्ट टाइम पे, ये कृष्णा नदी है ना, यहाँ पे तुंगभद्रा नदी उसी के किनारे कौन, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराता है। कौन तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता की पिता की स्मृति पर संगम वंश की नींव रखी, है ना। उसके बाद देखते हैं संगम वंश में प्रमुख शासक, है ना, संगम वंश के शासकों के बारे में देखते हैं। संगम वंश का पहला शासक कौन बनते हैं तो हरिहर प्रथम। देखिए, 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने विजयनगर का शासक बना। अपने शासन काल में विजयनगर की सीमा का विस्तार कराया। कौन तो हरिहर प्रथम। शासन काल के सातवें वर्ष हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी आनेगोडी से हम्पी क्या किया, हम्पी स्थानांतरित किया, है ना। और 1346 ईस्वी तक हो क्या होयसल राज का संपूर्ण क्षेत्र विजयनगर की सीमा में आ गया था। होयसल राज का संपूर्ण क्षेत्र, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। साम्राज्य के चारों तरफ
मतलब विजयनगर साम्राज्य के चारों तरफ से शत्रुओं के घिरा था, चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा था। अंततः इसके राजा महाधिराज की उपाधि धारण नहीं करते थे। मतलब विजयनगर साम्राज्य के राजा क्या महाधिराज की उपाधि धारण नहीं करते थे। और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या होने लगा, तो विस्तार रुक गया था। जबकि बहमनी साम्राज्य, बहमनी का स्थापना हो जाता है कब, 1347 ईस्वी में। हम लोग देखें ना, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना होता है और साम्राज्य का विस्तार होते रहता है। जब उसी के पैरेलल, जब कृष्णा नदी के उत्तर में, ये कृष्णा नदी के दक्षिण भारत का हो गया, कृष्णा नदी के उत्तर में जो हम लोग मैप में देखे, बहमनी का जब स्थापना हो जाता है 1347 में, तो विजयनगर का क्या विस्तार क्या होता है, तो रुक जाता है, क्योंकि दोनों में लगातार संघर्ष होते रहता है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम, जो कि कौन था, विजयनगर के संगम वंश के पहले शासक था, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला शासक कौन बनता है, तो बुक्का प्रथम है ना, बुक्का प्रथम अगला शासक बनता है। तो हम लोग बुक्का प्रथम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बुक्का प्रथम कब तक शासन करता है, तो 1356 से 1777 के बीच किसका शासन रहता है, तो बुक्का प्रथम का। बुक्का प्रथम साहित्यकारों के तीन समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। बुक्का प्रथम को साहित्यकारों के, है ना, साहित्यकारों को तीन समुद्रों का क्या कहा जाता है, तो तीनों समुद्र का स्वामी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। और उसने, बुक्का प्रथम ने क्या, देवमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि किसने धारण की है, तो बुक्का प्रथम, ध्यान रखेंगे आप लोग। बहमनी शासन से संघर्ष के साथ युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। और देखिए ना, 1347 में बहमनी बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। उसी के बाद दोनों विजयनगर और बहमनी में संघर्ष चालू हो जाता है। तो विजय इसी इसी के शासनकाल में, बुक्का प्रथम के शासनकाल में ही जब बहमनी से संघर्ष होता है, तो पहली बार क्या, तो युद्ध में तोप का प्रयोग होता है। बुक्का के एक पुत्र, क्या नाम था, तो कंपन कंपन ने मदुरै को जीता, और इस अवसर पर उसकी पत्नी, इसकी पत्नी कंपत की पत्नी, है ना, क्या नाम था उसका, गंगा देवी ने उसके क्या, इसके पराक्रम के लिए क्या, एक मदुरै विजय नामक पुस्तक लिखा। क्वेश्चन पूछेगा मदुरै विजयम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो गंगा देवी ने लिखी है, जो कि कौन था, बुक्का का पुत्र कंपन की पत्नी, है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरिहर व बुक्का ने संयुक्त शासन चलाया। ऐसा कब हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था कुषाणों के द्वारा, जो संयुक्त दोनों मिल के शासन चला रहे थे। इसी तरह हरिहर और बुक्का भी क्या, संयुक्त संयुक्त शासन चलाया, मतलब साथ में मिलकर शासन चलाया। ऐसा पहली बार कब, कौन किया था, तो कुषाणों ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हरिहर द्वितीय का शासनकाल। हरिहर द्वितीय का शासनकाल कब तक रहता है, तो देखिए 1377 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक हरिहर द्वितीय का शासन रहता है। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के उपरांत शासक बनता है हरिहर द्वितीय। और हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर और महाधिराज की उपाधि धारण की। इसमें जो है ना, तो उपाधि ध्यान में रखने की बात है ना। उसके बाद संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया था कौन, तो हरिहर द्वितीय। और बहमनियों से, है ना, और बहमनियों से गोवा बेलगाम को भी छीना। क्वेश्चन आएगा, बहमनियों से गोवा और बेलगाम किसने छीना, तो हरिहर द्वितीय ने। और श्रीलंका पर भी आक्रमण किया कौन, तो हरिहर द्वितीय। उसके बाद इडुगप्पा कौन था, इडुगप्पा कौन थे, तो जैन मतायनी था। और वो कौन था, तो सेनापति था। इडुगप्पा क्या था, सेनापति था, जो कि जैन मतायनु था, जिसने क्या, तो नान थरन ना माला की रचना की, है ना, नान थर माला की रचना की, है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिर। उसके बाद उसकी रचना की, उसके बाद देखिए सारण, है ना, ऋषभ देव ने सुप्रसिद्ध टीकाकार कौन, तो सायन, है ना, सायन प्रधानमंत्री था किसमें, तो किसके शासनकाल में, तो हरिहर द्वितीय के शासनकाल में। और 1406 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी, तो हरिहर द्वितीय की। उसके बाद उसका पुत्रों में क्या होता है, तो संघर्ष चलता रहता है, जिसमें अंततः कौन जीतता है, तो देवराय प्रथम जीतता है, और देवराय प्रथम शासक बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं हम देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम का शासनकाल देखते हैं हम लोग, तो 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी के बीच के देवराय प्रथम का शासनकाल आता है।
और बहमनी सुल्तान द्वारा पराजित हो जाता है कौन, तो देवराय प्रथम। और किस युद्ध में, तो सोनार की पुत्री के युद्ध में ये क्या होता है, युद्ध में हार जाता है कौन, देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम जो है अपनी पुत्री का विवाह किसे, देहेल देहेल बांकीपुर को देना पड़ता है ना, देना पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और तुंगभद्रा नदी के पर क्या बांध बनाया, किसने, तो देवराय प्रथम। और अनेक नहरों का भी निर्माण उन्होंने कराया। उसका निकोलस कॉन्टी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अगर कोई इम्पोर्ट इससे देवराय प्रथम से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछा जाता है कि निकोलस कॉन्टी कहाँ का यात्री था, तो इटली का यात्री था। और देवराय प्रथम के शासनकाल में ही विजयनगर का यात्रा किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, निकोलस कॉन्टी इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आगे देखते हैं, हम देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय का शासनकाल। देवराय द्वितीय का शासनकाल देखिए 1442 ईस्वी से 1446 के बीच देवराय द्वितीय का शासनकाल आता है ना। और देखिए संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है कौन, तो देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। और देवराय द्वितीय ने गजबेटकर और इमादी देवराय की उपाधि धारण किया था कौन, तो देवराय द्वितीय, ध्यान रखेंगे आप लोग। और हरविलसम पुस्तक के लेखक श्रीनाथ है ना, तो हरविलसम पुस्तक के लेखक कौन है, तो श्रीनाथ, जो कि देवराय द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। और श्रीनाथ को कवि का सार्वभौम है ना, कवि का सार्वभौम मतलब कवियों का राजा की उपाधि दिया था कौन, तो देवराय द्वितीय, किसे, तो श्रीनाथ को। श्रीनाथ की रचना कौन है, क्या है, तो हरविलसम है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारी संख्या में, मतलब कौन, तो देवराय द्वितीय ने भारी संख्या में मुसलमानों को है ना, मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। और फारसी यात्री, ध्यान रखेंगे, फारसी यात्री कौन, तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर का यात्रा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। उसके बाद 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद क्या होता है, तो संगम वंश का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, देवराय द्वितीय के उत्तराधिकारियों में कौन होता है, तो मल्लिका अर्जुन गद्दी पर आसीन हुआ, जिसे क्या, तो पोर्ट देवराय भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है तो पोर्ट देवराय किसे कहा जाता है, तो मल्लिका अर्जुन को, है ना। हम लोग विशेष पॉइंट हम लोग उसी को फोकस करते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आता है एग्जाम में मैक्सिमम, आप लोग भी ध्यान देंगे उसको अच्छा से, है ना। अंतिम शासक पूछेगा, संगम वंश का अंतिम शासक कौन रहा, तो ये रहा कौन, विरूपाक्ष द्वितीय। अब पोर्ट देवराय किसे कहा था, मल्लिका अर्जुन कहा जा रहा है ना। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय कब तक, तो 1465 से 1485 ईस्वी तक शासन करता है। और साम्राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाकर कौन, तो चंदगिरी के गवर्नर सलूब नरसिंह, क्या नाम है उसका, सलूब नरसिंह ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश, तो कौन, सुलूब वंश की स्थापना करता है। विजयनगर में एक नए वंश की स्थापना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब देखते हैं सुलूब वंश कब तक चलता है, तो 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक, है ना, ईस्वी तक। देखिए 1485 ईस्वी में संगम वंश के शासक कौन, तो विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके सेनापति कौन, तो सलूब नरसिंह ने हत्या कर क्या था, विजयनगर में दूसरा राजवंश कौन था, तो सालू वंश की नींव रखता है। और ये हत्या जो है इसको क्या कहा है, प्रथम बला प्रहार कहा गया ना, प्रथम बला प्रहार किया गया, आप लोग ध्यान देंगे इसको। प्रथम बाला उपाय क्या है, क्योंकि विरूपाक्ष द्वितीय को सालू सालू वंश का जो क्या सेनापति था ना, सालू नरसिंह ने क्या हत्या कर देता है, तो इसे प्रथम बला प्रहार कहा गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सालूब नरसिंह का जो शासन रहा 1485 से 90 के बीच में रहा। और ये योग एवं प्रतिभा संपन्न शासक था। इसके उस क्षेत्र को इसने, मतलब सालूब नरसिंह ने, इन्होंने उस क्षेत्र को प्राप्त किया जिस समय संगम वंश के समय जो क्या था, बहमनी और उड़ीसा द्वारा छीन लिया गया था। वो सारे क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया कौन, तो सलूब नरसिंह, है ना। उसके बाद देखिए 1490 ईस्वी में सलूब नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। देखिए 1490 ईस्वी में सलूब नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसका अल्पवयस्क पुत्र कौन, तो इमनादी नरसिंह 1490 से 1505 ईस्वी के बीच क्या था, शासन करता है। और उसका संरक्षक कौन था, तो नरसा नायक था। उसका संरक्षण कौन था, तो नरसा नायक था। और
1504 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र, क्या क्या नाम था उसका, तो वीर नरसिंह ने सलू वंश के इमादी नरसिंह की क्या करती है, हत्या कर देती है, और तुलु वंश का एक नया वंश, कौन, तो तुलु वंश की स्थापना करता है। तो क्या हो गया, तो ये दूसरा दूसरा बला पहाड़ कहा गया इसको, है ना, ध्यान देंगे। तो हम लोग देखते हैं अब तुलु वंश। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर बड़ा हो रहा है लेकिन ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलु वंश का शासन कब तक रहता है, तो देखिए 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक कौन, तुलु वंश का शासन रहता है। जब 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने तुलु वंश का प्रथम शासक हुआ, और अब आंतरिक अशांति के कारण इसका शासन काल जो है ना, पूरा शासन काल युद्ध में ही व्यस्त रह गया। और 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका सौतेला भाई कौन, तो कृष्णदेव राय कहाँ तो शासक बनता है। तो क्वेश्चन आता है, कृष्णदेव राय किस वंश से रिलेटेड है, तो तुलु वंश से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय, हम लोग अच्छा से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय कब, तो 1509 ईस्वी से 1529 के बीच शासन करता है। ये तुलु वंश से रिलेटेड थे। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रतापी प्रसिद्ध शासक सिद्ध हुआ, और बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा की। किसकी, तो कृष्णदेव राय की। 1520 ईस्वी में गोलकुंडा का युद्ध, या ध्यान रखेंगे 1520 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, तो गोलकुंडा का युद्ध में कुतुब शाह को पराजित किया, कौन, तो कृष्णदेव राय, और वारंगल पर अधिकार कर लिया है। कृष्णदेव राय का उपाधि आंध्र भोज, अभिनव भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की, है ना, ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय को तेलुगु साहित्य, है ना, तेलुगु साहित्य का क्या कहा गया, तो क्लासिक युग कहा गया है ना। उसकी इसकी कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज क्या, तो कवियों के रहते थे, है ना। उसके बाद तेलारी राम कृष्ण इसी के दरबार में रहते थे। देखिए तेलारी राम कृष्ण इसी के दरबार में रहते थे, किसके, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यवान, जो कि क्या था ये, तेलुगु में रचना की, अमुक्त माल्यवान की रचना की है। और हजारा एवं विठल विठल स्वामी का मंदिर भी किसने बनवाया, तो कृष्ण देव राय ने इनका निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय ने नागपुर नामक एक नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय, देखिए नागपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया है, तो कृष्णदेव राय ने अपने माँ को नागल देवी के नाम पर नागपुर नगर की स्थापना कराया था, कौन, तो कृष्णदेव राय के शासन काल में उसका उद्देश्य क्या है, गोमीदो पायस और बारबोसा, ये कौन थे, तो ये पुर्तगाली यात्री थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डोमिगोस पायर्स और बारबोसा, जो कि पुर्तगाली यात्रा था, विजयनगर की यात्री था, विजयनगर की यात्रा करता है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 1510 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीदर का शासक कौन था, तो महमूद शाह को पराजित किया, कौन, 1510 ईस्वी में। और 1512 ईस्वी में रायचूर, दोआब और गुलबर्गा के दुर्ग को भी जीता कृष्णदेव राय, है ना फ्रेंड्स। फिर देखते हैं, देखिए 1513 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति शासक से युद्ध होता है। उड़ीसा के शासक कौन था, तो प्रतापरुद्र ने कृष्णदेव राय से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, और रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से करा दिया जाता है ना। उसके बाद देखिए ये सब युद्ध का आप लोग डेट याद रखेंगे। देखिए 1520 ईस्वी में क्या होता है, तो गोलकुंडा का युद्ध होता है। इसमें कुतुब शाह क्या होता है, तो पराजित होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध कब हो रहा है, तो 1565 ईस्वी में हुआ। और इसे राक्षसी तगरी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, तो विजयनगर पराजित होता है, और बहमनी क्या होता है, बहमनी विजय होता है। और इस युद्ध में मंत्री कौन रहता है विजयनगर की तरफ से, तो ये राम राय, है ना, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ दो चार पॉइंट और है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए क्या होता है, संघर्ष हो जाता है। जिसे कृष्णदेव राय के पुत्र जो कि अल्पवयस्क होने के कारण उसका सौतेला भाई कौन, तो अच्युत देव राय ने शासक किया, है ना। उसके पश्चात सदाशिव राय शासक बना, जिस पर उसके मंत्री कौन, तो राम राय का अत्यधिक प्रभाव था, है ना। उसका 1565 ईस्वी में तालिकोटा और या राक्षसी तगरी का युद्ध होता है, जिसे पीछे हम लोग देख चुके हैं। इस युद्ध में क्या होता है ना,
राम राय विजयनगर की तो हार हो जाती है, हम लोग देख चुके हैं। इसमें राम राय जो मंत्री था उसे क्या होता है, परास्त किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और विजयनगर को लूट कर क्या कर दिया जाता है, तो ध्वस्त कर दिया जाता है। तालीकोटा का युद्ध है ना, ये ध्यान रखेंगे। उसका वर्तमान जो कर्नाटक का हम्पी नगर है ना, उसी में विजयनगर साम्राज्य का क्या कुछ अवशेष अवशेष मिलता है अभी भी, है ना। तालीकोटा का युद्ध विशेष इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए, इसलिए कि विजयनगर का पतन हो जाता है यहाँ से। देखिए, तालीकोटा का युद्ध एकदम डेट याद रखिएगा आप लोग, 1565 ईस्वी में। चार मुस्लिम राज्यों है ना, चार मुस्लिम राज्यों में कौन था, तो अहमदनगर है ना, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों मिला हुआ था और अकेला इसमें कौन था, तो विजयनगर सिर्फ संघर्ष हो रहा था। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है, तो विजयनगर का पतन हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं अरविडू वंश है ना, अरविडू वंश कब तक शासन रहता है, तो 1570 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक अरविडू वंश का शासन चलता है। अरविडू वंश की स्थापना देखिए 1570 ईस्वी में कौन करता है, तो तिरुमल। तिरुमल पता है कौन था आप लोग को, ये तालीकोटा का युद्ध में जो जो युद्ध का नेतृत्व नहीं कर रहा था, तो राम राय का कौन था, वो भाई था, है ना। ने क्या पेनुकोडा में किया था, किसका, तो अरविडू वंश की स्थापना। और इसकी राजधानी क्या थी, और इसकी अपनी राजधानी बनाया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट, राजधानी बनाया सदाशिव राय को हराकर। उसके बाद वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को द्वितीय राजधानी बनाया। इसके बाद जो शासक बना वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपना दूसरा राजधानी बताया। और अंतिम शासक आराविडो वंश का अंतिम शासक कौन था, तो श्रीरंग तृतीय कौन था, आराविडो वंश का अंतिम शासक, है ना। इसके शासन काल में तंजौर, मैसूर, मदुरै आदि क्या आदि राज्य स्वतंत्र हो गया, और क्या विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का कुछ प्रशासन प्रशासन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन क्या था, तो राजतंत्रात्मक था। राजा को राय की उपाधि से संबोधित किया जाता था। राजा के चयन में नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, है ना, राजा के चयन में नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और युवराज के राज अभिषेक जब होता था, तो उसे क्या कहा जाता था, युवराज राज अभिषेक पट्टम कहा जाता था। और सम्राट क्या था, सम्राट सर्वोच्च क्या था, न्यायाधीश होता था, है ना। उसके बाद कृष्णदेव राय अपने ग्रंथ, कृष्णदेव राय का अपना ग्रंथ कौन था, तो अमुक्त माल्यवान, है ना, हम लोग देख चुके हैं ना। अमुक्त माल्यवान में राजा और प्रजा के बीच संबंध का और राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है अमुक्त मूल माल्यवान में, है ना, ध्यान देंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर का जान हम लोग देखेंगे क्या था, संयुक्त शासन चला रहा था, है ना। कुषाणों के तरह क्या संयुक्त शासन चल रहा था, जैसे हरिहर बुक्का दोनों भाई मिलके शासन चला रहा था, है ना। ऐसा पहले कब होता था, तो कुषाणों के समय में हुआ करता था। और कुषाणों में देखिए उसका बाद देवराय और देह की हरिहर बुक्का भी, और देवराय द्वितीय और विजयराज ने मिलकर संयुक्त शासन चलाया, है ना। मूल शासन की तरह क्या, तो सामंत व्यवस्था पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य का सामंत व्यवस्था किससे रिलेटेड था, तो मोर शासन से, है ना, ध्यान देंगे। उसके बाद शासन जो विभक्त था, तो देखिए साम्राज्य किस तरह विभक्त था, तो राज को मंडलम कहा जाता था। जिला राज से नीचे क्यों है, तो जिला जिसको कोटम या वालनाडु कहा जाता था। उसके बाद परगना, परगना को नाडु कहा जाता था। उसके बाद उससे छोटे तो मेला ग्राम कहा जाता, जो कि क्या होता था, 50 गाँव का एक समूह होता था। और एक गांव ग्राम को क्या, एक गांव को ग्राम को उर कहा जाता था, ध्यान देंगे। उसका हम लोग देखते हैं भू राजस्व। भू राजस्व में देखते हैं हिंदू विधि विधि के अनुसार उपज का 1/6% क्या होता था, कर देना पड़ता था। ब्राह्मणों तथा मंदिरों की भूमि पर क्रमशः 1/20 से 1/30 जैसे न्यूनतम कर लगाए जाते थे। कृष्णदेव राय के समय भूमि सर्वेक्षण तथा राजस्व अनुमान भी आकलित किया जाता था, है ना, ये ध्यान देंगे। और सिक्के इसे अब देखते हैं हम लोग विजयनगर सामने ना सिक्के, है ना। सिक्के में देखिए स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था, तो बड़ा, ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर में स्वर्ण सिक्के को वराह कहा जाता था। और चांदी के सिक्के को तार कहते थे। और हरिहर प्रथम ने सिक्कों पर हनुमान, ध्यान रखेंगे, हनुमान और गरुड़ की आकृति अंकित करवाया हरिहर प्रथम ने। और तुलु वंश के सिक्के पर उमा महेश्वर, है ना, वेंकटेश बालकृष्णन, है ना, बालकृष्णन। और आरविडो वंश पे देखिए शंख एवं चक्र, है ना, आरविडो वंश कौन, तो शंख एवं चक्र अपने सिक्के पर अंकित करवाया।
पुर्तगाली ने विजयनगर के सिक्के की तुलना, है ना, पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्के की तुलना किससे की? तो हुनों से की है ना, हुनों से की है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सामाजिक व्यवस्था, हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की कुछ सामाजिक व्यवस्था। देखिए सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था क्या था? प्रचलित था। विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को सर्वाधिक विशेषाधिकार प्राप्त था और क्षेत्रीय वर्ग के अनुपस्थिति के कारण ब्राह्मणों के बाद दूसरा सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ था? तो चेट्टियों को श्रेष्ठ कहा जाता था ना। और महिला की स्थिति अच्छी मानी जाती थी तुलनात्मक रूप से, जैसे इससे पहले हम लोग सल्तनत देखे थे ना, उससे तुलनात्मक रूप से बहुत बेटर स्थिति था ना। जैसे कि पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन था, है ना, और विधवा विवाह मान्य था ना, विधवा विवाह भी मान्य था। उसके बाद कुछ और है जो इस सामाजिक व्यवस्था से ले। देखिए विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन माना माना गया है ना, माना जाता है सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन ये नायकों और राज परिवारों में ही प्रचलित था, ब्राह्मणों और चेट्टियों में नहीं, है ना, ध्यान रखेंगे। और सती होने वाली स्त्रियों को क्या स्मृति में क्या एक स्मारक बनाया जाता था। और राज्य में रामनवमी क्या होता था? सबसे बड़ा त्योहार होता था। और महानवमी, है ना, और नवरात्र आदि जैसे त्योहार मनाए जाते थे विजयनगर साम्राज्य में, है ना। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मठों और अग्रहारों और मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी। और अग्रहारों जो था, अग्रहारों जो है, ये मुख्यतः वेदों को शिक्षा दिया जाता था इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग विजयनगर साम्राज्य से पूरा थ्योरी क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखेंगे जो आपसे एग्जाम में आप तक पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग बहामनी को भी कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ दिन गैप होने के बाद हम लोग का क्लास चालू हुआ है ना, तो प्लीज़ प्यार बनाए रखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए